आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं नगरीय अधिवास के बारे में। तो चलिए, मैं हरगिर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इतना टाइम तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा नगरीय अधिवास के बारे में। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा ग्रामीण अधिवास, अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास क्या होता है, किस प्रकार से गांवों को बांटा जाता है, गांवों से छोटा भी कोई क्षेत्र होता है, यानी कि स्थिति के आधार पर ग्रामीण अधिवास कैसे होते हैं, उनकी प्रतिरूप के आधार पर, उनकी कार्य क्षेत्र के आधार पर जो होते हैं गांव वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने जाना। अब चलिए आगे, अब आज हम बात करेंगे नगरों की। तो नगरीय क्षेत्र को समझेंगे तो सबसे पहले तो हम ये नॉर्मल सी बात देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में क्या अंतर मिलता है अपने को। तो सामान्य सी बात आप सब देख पा रहे हैं, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आप गांवों से जुड़े हुए हैं, नगरों से, कस्बों से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ यानी कौन सी एडवांटेज जो है हमें नगरों के अंदर मिलती है और उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी हमें मिलती है। क्योंकि सीधी सी बात है, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सुख और दुख दोनों साथी होते हैं, हेड और टेल दोनों साथी होते हैं। अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। तो ऐसे ही नगरीय क्षेत्र के अंदर यदि हमें कोई चीज़ मिल रही होगी तो ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो गाँवों के अंदर मिलती थी। जैसे स्वच्छ वातावरण की बात कर सकते हैं, समाज और संस्कृति की बात कर सकते हैं, ये हमें गांवों में भरपूर रूप से मिलेगा, जबकि नगरों में ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसका विपरीत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और नगरीय क्षेत्र के अंदर रोजगार किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। तो इस तरीके से ये इनमें सामान्य जो डिफरेंस होते हैं वो आपको पता भी होता है और उनको कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में क्या अंतर है, विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद में नगरीय अधिवास का भी वर्णन हमें करना है इसी के साथ। तो नगरीय अधिवासों से अभिप्राय, देखो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको जो दे दिया गया है, यदि आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि नगरीय अधिवासों का वर्णन कीजिए, सिर्फ यही कह देता है नगरीयकरण के प्रकार बताइए एवं नगरीयकरण की परिभाषा दीजिए एवं नगरीय क्षेत्रों के बारे में बताइए, तो लगभग जो हमारी 5वीं यूनिट है, ठीक है, उसमें हमें इसी तरीके से क्वेश्चनों को जो है साथ में एक दूसरे के साथ में जोड़ करके चलना है। हमारे पास में फिलहाल ये 4थी यूनिट जो चल रही है, इसके अंतर्गत हम ग्रामीण और नगरीय अधिवास की बात करते हैं, जबकि 5वीं यूनिट में नगरीयकरण की बात की जाएगी कि नगरीयकरण की प्रक्रिया क्या है। गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होना नगरीयकरण कहलाता है। तो ये चीज़ जो है उसमें हमें ये बातें भी हम लिख सकते हैं कि नगरों की तरफ क्यों स्थानांतरण हो रहा है, क्यों जनसंख्या नगरों की तरफ जा रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ हमें ये बातें मिलने वाली हैं, गांवों में नहीं मिलेगी, नगरों में मिलेगी। वो क्या है, वो दोनों का अंतर है। तो वो दोनों का जो अंतर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपको नगरीकरण में भी काम आएगा, इसीलिए गौर फरमाइएगा, इन बातों को याद रखिएगा। नगरीय अधिवासों से अभिप्राय उन आवासीय क्षेत्रों से माना जाता है जिनमें निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकतम जो भाग है वो सेकेंडरी, टर्शियरी और फोर्थ सेक्टर के अंदर जो है जुड़ा होता है। द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी में व्यवसायों में कार्यरत रहती है। अधिकतम जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में लगी रहेगी। जैसे आपने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय चुनती है, प्राथमिक, क्योंकि उनके पास में काम जो होता है प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित काम आपको गाँवों के अंदर मिल जाएगा, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का आपको काम वहाँ पे नहीं मिलेगा, विनिर्माण उद्योग का हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या जो है यदि वो प्राथमिक सेक्टर में डिपेंड करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय और तृतीय सेक्टर में अगर जनसंख्या अधिक है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र कहेंगे। जबकि इसका एक विवाद भी है, एक अपवाद है, वो क्या है कि जिस देश की जनसंख्या अधिकतम प्राथमिक सेक्टर में जुड़ी होगी वो देश विकासशील या अविकसित होता है। जिस देश की अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर में जुड़ी होती है, यानी
जहाँ द्वितीय और तृतीय सेक्टर में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, वहाँ की जनसंख्या जो होती है, वहाँ का वो जो देश होता है वो अविकसित या विकासशील देश विकासशील माना जाता है। और जहाँ पर जनसंख्या का अधिकतम भाग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सेक्टर में जुड़ा होता है, जितने सेक्टर की ज़्यादा अधिकता वहाँ पे बढ़ेगी, वह देश उतना ही अधिक विकसित देश माना जाता है। अब इस बात का एक अपवाद है, वो है कनाडा और न्यूजीलैंड। ये दो देश ऐसे हैं जिनकी अधिकतम जनसंख्या जो है वो प्राथमिक सेक्टर पर काम करती है, प्राथमिक सेक्टर पर काम करके उससे जुड़ी हुई है, और फिर भी वो देश विकसित देश माना जाता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर प्राथमिक सेक्टर पर अधिक जोर दिया जाएगा वह देश अविकसित या विकासशील ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि हम प्राथमिक सेक्टर में रहते हुए भी अपने देश को विकसित बना सकते हैं। अभी हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, क्योंकि हमारे यहाँ की 52% जो जनसंख्या है वो कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है, और 48% जो जनसंख्या है वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से हमारा देश जो है वो विकासशील श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझिएगा कि जहाँ की जनसंख्या, जिस क्षेत्र की जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। अर्थात नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, उच्च तकनीकी सेवाओं तथा प्रशासन के कार्य में लगे रहते हैं। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता वान रिचथोफेन जर्मन भूगोलवेता है। नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य तथा औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य और औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता मिलती है, वह क्षेत्र नगर कहलाता है। अतः नगरीय अधिवास सघन एवं केंद्रित रूप में पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न ग्रहों एवं जनसंख्या का सघन घनत्व पाया जाता है। घरों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि ग्रामीण में हमें क्या मिलता है? विरल जनसंख्या मिलती है, जनसंख्या दूर दूर और कम घनत्व वहाँ पे मिलेगा। देखिए, ग्रामीण और नगरीय में अंतर आकार के आधार पर आप देख पाएंगे। गांव जो होते हैं वो छोटे होते हैं और नगर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं। संख्या एवं घनत्व के आधार पर तो घरों की जो संख्या होगी वो बहुत अधिक पाई जाएगी और जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जनसंख्या घनत्व हो गया, ये घरों की संख्या और घरों का घनत्व हो गया, तो अधिक होता है नगरों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है। जनसंख्या घनत्व ये भी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। व्यवसाय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं वे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य आदि से जुड़े होते हैं। ये सब क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है, ये हमारे पास में प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि नगर के अंदर व्यापार, वाणिज्य, परिवहन और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं आदि व्यवसायों में लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं। अर्थात यहाँ पे द्वितीय और तृतीय जो सेक्टर होता है वो अधिक पाया जाता है। भूमि उपयोग की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वो अधिक भूमि लेगा। यहाँ पे हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। अतः गांवों में भूमि का सघन उपयोग नहीं किया जाता तथा भूमि भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? भूमि की कमी के कारण कई मंजिलें मकान बहुत कम जगह पर ही बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक दूसरा। इस तरीके से व्यवसायों का संचालन भूमि का गहन उपयोग होता है। यहाँ भूमि का कैसा उपयोग होता है? गहन। जहाँ हम एक स्थान पर अधिक से अधिक फसल लेने का प्रयास करते हैं ना, तो उसे हम गहन कृषि कहते हैं। और जहाँ कम से कम फसल ली जाती है उसे विरल कृषि कहा जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ कम से कम प्रयोग किया जाता है। गाँवों के अंदर क्या है? खुली ज़मीन है, बहुत कम
वहाँ पे बस जितना चाहिए उतना पैदा किया, जबकि यहाँ पर क्या है, कम ज़मीन है लेकिन उस पर निर्भर अधिक लोग हैं, तो इसीलिए एक के ऊपर एक घर जो है बनाए जाते हैं। भूमि का उपयोग जो होता है वो गहन किया जाता है। प्रति इंच टुकड़े का भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। तो आपको गांवों के अंदर आर्थिक विकास बहुत कम देखने को मिलेगा, नगरों के अंदर आर्थिक विकास और उच्च शिक्षा की दशाएं आपको देखने को मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर तथा गरीबी की दशा जीवन निर्वाह करते हैं। शिक्षा रोजगार का स्तर निम्न होता है। इसके विपरीत नगरों के अंदर शिक्षा का स्तर उच्च होता है, रोजगार की कमी नहीं होती है, कई प्रकार के उद्योग लगे रहते हैं, अतः नगरीय क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से कैसा होता है, विकसित होता है। इसमें आपने कहानियाँ जान रखना, इसमें आपने कहानियाँ अपनी तरफ से और ऐड करते जाना है नगरों के बारे में, ठीक है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन स्तर, अब यहाँ पर बात आती है विपरीत हो जाएगी। अब तक हमने एडवांटेज देखी थी नगरों की कि सब जगह पर नगर जो है आगे चल रहे थे। यहाँ पे बात करते हैं तो गांवों में सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग, आपसी संबंध तथा सहकारिता पर आधारित होते हैं। प्रत्येक ग्रामीण लोग एक दूसरे से सुख दुख में साथ देते हैं। नगरीय अधिवासों में आपसी सहयोग का अभाव पाया जाता है। प्रत्येक आदमी अपनी स्वयं के कार्यों में लगा रहता है। इस तरीके से ये नगरों और गांवों के अंदर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक मिनट। अब देखिए जरा कि नगर हम किसे कहेंगे, नगर की क्या परिभाषा है, भारत में नगरीकरण या भारत में नगरों को किस तरीके से देखा जाता है। भारतीय दृष्टि के अनुसार नगर की परिभाषा क्या है। नगर की परिभाषा के प्राय सभी देशों के मापदंड अलग अलग होते हैं। जैसे डेनमार्क, स्वीडन तथा फिनलैंड, यहाँ कहते हैं कि 250 व्यक्ति, अगर 250 लोग कहीं पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उसे हम नगर का नाम देंगे। आइसलैंड में 300 व्यक्ति, कनाडा स्कॉटलैंड में 2500, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में 5000, रूस में 12000, जापान में 30000 न्यूनतम से अधिक जनसंख्या वाला अधिवास नगरीय अधिवास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क है कि हमारे यहाँ पे यदि 5000 जनसंख्या होगी किसी क्षेत्र की, तो ही हम उसे नगर की कहने लायक उसे क्षेत्र कह सकते हैं कि भी ये नगर कहला सकता है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर भारत के अंदर जो है वो लागू किए गए हैं कि हम नगर किसे कहेंगे। विदेशों में कौन से फैक्टर हैं अपने को नहीं पता, लेकिन विदेशों में जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डेनमार्क में 250 व्यक्तियों पर ही वो क्या कह देते हैं, उसको नगरीय क्षेत्र घोषित कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ पे आवर के अंदर अभी नगर पालिका घोषित की है, तो अब तक क्या था, यह एक ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी। तो मतलब अभी तक ये किस क्षेत्र में आता था, ग्रामीण क्षेत्र के हाईएस्ट स्तर पे था, अभी नगरीय क्षेत्र के सबसे लोएस्ट क्षेत्र में पहुँच चुका है। तो भारत में नगर की परिभाषा हेतु भारतीय जनगणना आयोग के मानक हैं। क्या क्या मानक है देखिए जरा। वह समस्त गृह तथा क्षेत्र जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, छावनी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया के अंतर्गत पाए जाते हैं, उन्हें वे नगर कहलाते हैं। जो क्षेत्र, जो घर इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, नगर निगम के अंतर्गत जो आते हैं, वो नगरीय क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी एक इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं और आप इसको कह दो कि भी हाँ ये क्या है, हमारे पास में नगर कहलाएगा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 5000 है। लेकिन जब हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये तो कम से कम 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, तो इसका जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी वजह से साथ में दूसरा आंकड़ा कौन सा रखा है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 400 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में होंगे तो 12 चौके 48, यानी कि हमारे पास में आप मान के चलो कितना कह सकते हैं अपन,
4 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र जो होगा ना, उस क्षेत्र में 5000 लोग होने चाहिए, फिर जाकर हम उसे क्या कह सकते हैं, नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। अब आप आइडिया लगाओ कि जो ये हमारे पास में आहोर है, तो आप शुरुआत करते हैं कहाँ से भी, चरली से निकलते ही आप शुरुआत करेंगे तो आगे तक, तो आप काउंट कर लेना कि ये 4 किलोमीटर का एरिया में यदि 5000 लोग रहते हैं तो इसे नगर घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है। वहाँ के 75% कार्यशील पुरुष, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, ध्यान रखिएगा, कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 18 से लेकर के 45 तक की जो जनसंख्या होती है, 18 से 60 की उम्र के जो लोग होते हैं, इन्हें कौन सी जनसंख्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है कि ये कोई ना कोई कार्य कर रही है। तो यदि कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है, 75% जनसंख्या, 75% कार्यशील जनसंख्या यदि गैर कृषि कार्य में संलग्न है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं। गैर कृषि कार्य का मतलब ये होगा कि वो प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, वे द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। उपयुक्त विशेषताएं जिन क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं वह नगर कहलाता है, लेकिन उपयुक्त विशेषताओं के होने पर यदि कोई प्रशासनिक संस्था नहीं है तो उसे जनगणना नगर कहा जाता है, उसे सिटी नहीं कहा जा सकता। 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर की संख्या की दी जाती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो उसे क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। चलिए, नगरों के विभिन्न स्वरूप कैसे होते हैं। अनुमार्गी बस्तियाँ, किसी यातायात मार्ग के दोनों ओर किसी स्थान विशेष में मनुष्य के सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दुकानें, चाय कॉफ़ी की दुकानें, भोजन की सुविधा, परिवहन साधनों हेतु पेट्रोल की सुविधा तथा कुछ आवासीय बस्तियां युक्त अधिवासियों को अनुमार्गी बस्तियां कहा जाता है। तो ये नगरों की सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, दुकानें मिल रही हैं, परिवहन के साधन मिल रहे हैं। तो दुकानें, परिवहन के साधन, ये द्वितीय और तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ये प्राथमिक सेक्टर में नहीं आते हैं। नगरीय पुरवा, उसके बाद में क्या आएगा, अनुमार्गी बस्तियों से बड़ा जो क्षेत्र होगा वो नगरीय पुरवा होगा। इसे नगरीय पल्ली भी कहा जाता है। इसमें सामान्यतः 20 से 150 तक की संख्या में लोग रहते हैं और सामान्य उपभोग्य वस्तुओं की दुकानें तथा अन्य बस्तियां यहाँ पे पाई जाती हैं। नगरीय गांव, नगरीय गांव कौन सा होता है, नगरीय गांव में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की विशेषताएं पाई जाती है, अतः इसे ग्रामीण नगर भी कहा जाता है। यहाँ 150 से 500 तक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं अपन, जैसे माधोपुरा है, भैंसवाड़ा है, चरली है। कस्बा, इस नगर विशेष में मनुष्य की संख्या 500 से 50,000 तक पाई जाती है, उसे कस्बा कहा जाता है। नगरों के विभिन्न स्वरूप में पांचवा हमारे पास में आता है, नगर में कुल जनसंख्या 50,000 से अधिक पाई जाती है। विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय पाए जाते हैं, जहाँ पे कार्यालय होंगे और प्रशासनिक काम काज जहाँ पे होते होंगे उसे नगर घोषित किया जाएगा। महानगर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या किसी राज्य विशेष या किसी प्रदेश विशेष की यह प्रादेशिक राजधानी पाई जाती है। तो जो राजधानी होती है वो लगभग महानगरों के अंतर्गत आती है, व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से संपन्न होती है। सन नगर की बात करें तो सन नगर किसे कहते हैं, विभिन्न नगरीय बस्तियों के बाहरी विस्तार के परिणाम स्वरूप कई नगरों के आपस में मिल जाने से बने विस्तृत नगरीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सन नगर कहते हैं। जैसे जैसे एक महानगर बढ़ता गया, इसकी आबादी बढ़ती गई, दूसरी तरफ दूसरा महानगर जो है बढ़ता गया, जब ये इस तरीके से मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, सन नगर कहेंगे। मेगापोलिस किसे कहते हैं, जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें मेगापोलिस कहते हैं। 1957 में जीन गॉटमैन ने यूएसए के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित बोस्टन से वाशिंगटन डीसी के मध्य 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैले विस्तृत नगरीय क्षेत्र के लिए मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था। कितना लंबा है देखिए जरा, 1000 किलोमीटर लंबी की बात हो रही है यहाँ पे।
इसके बाद मम्फोर्ड ने जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी उन्हें मेगापोलिस नाम दिया था। तो मम्फोर्ड ने 50 लाख से अधिक जनसंख्या वालों को मेगापोलिस कहा था। ठीक है, तो ये मेगापोलिस किसे कहते हैं? या तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो और या फिर वो 1,000 किलोमीटर लंबा कोई क्षेत्र हो जहाँ पे नगरीय कामकाज, नगरीय कार्यालय स्थित होंगे। तो इस तरीके से ये हम नगर कहेंगे। अब देखिए, नगरों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कारक जब भी आएंगे तो वही वापस आपकी बातें घूमनी शुरू हो जाएंगी जो हम पहले बातें करते आ चुके हैं आज तक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सामने आएंगी। कौन से कारक होते हैं? स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृति यानी कि ऊंचावच। ऊंचावच किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो आप देख पाएंगे कि यदि कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे नगरों का विकास नहीं हो सकता। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों पे नगरों का विकास नहीं होता। नगरों का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है? तटीय क्षेत्र में और या फिर मैदानी क्षेत्र पर ही होता है। तो ये तटीय मैदान कह सकते हैं और नदी घाटी के मैदान कहे जाते हैं। दूसरा है हमारे पास में जलवायु। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? नगरों की जो जलवायु, नगर कहाँ पे ज़्यादा विकसित होते हैं? जहाँ सम जलवायु पाई जाती है या फिर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है हमें देखने को मिलती है। सागर तटीय भाग में सम जलवायु पाई जाने के कारण अधिकतर नगर तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, इस तरीके से बहुत से नगर हैं विश्व केंद्र जो नगरीय तटीय क्षेत्र पर मिलेंगे अपने को। जल प्राप्ति। जल प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जल प्राप्ति का मतलब यही हुआ कि हमें एक तो ये जलवायु होगी, जल प्राप्ति का मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो समुद्र तटीय क्षेत्र पे एक तो जल की प्राप्ति भी हो रही है, एक विदेशों से व्यापार करने में हमें वहाँ पे परिवहन के साधन भी अच्छे मिल रहे हैं और दूसरा वहाँ की जलवायु भी कैसी मिल रही है? सम जलवायु मिल रही है। इसी वजह से तटीय क्षेत्र पर नगर जो है सर्वाधिक विकसित होते हैं, जैसे लंदन टेम्स नदी पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर, शिकागो मिशिगन झील के किनारे, पेरिस सी नदी पर, दिल्ली जो है यमुना नदी पर, इसके बाद में अहमदाबाद साबरमती नदी पर, कानपुर गंगा नदी पर। इस प्रकार से क्या है यहाँ पे नगरों की स्थापना होती है। आर्थिक कारक कौन से हैं? कच्चे माल की प्राप्ति, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, जो कि लोह एसक, कोयला और मैग्नीज, चूना पत्थर आदि की उपलब्धता के कारण यहाँ पर क्या है, क्या स्थापित हुए? उद्योगों की स्थापना हुई और उद्योगों के आसपास बस्तियों का निर्माण हुआ और बस्तियों के बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, नगरों का विकास हो गया। परिवहन एवं संचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जहाँ पर अत्यधिक। दूसरा पूंजी। नगरों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? पूंजी होती है। नगरों के विकास में इम्पोर्टेंट बात पूंजी की है। अगर किसी के पास पैसा होगा तो ही वह नगरीय क्षेत्र में घर ले सक पाएगा और वहाँ पे अपना जो है व्यापार या आर्थिक क्रिया के अंदर वो जुड़ सकेगा। तो इस तरीके से ये आर्थिक कारक होते हैं जो नगरों को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में स्थित नगरों के उद्भव में समाज की विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाज, मान्यताओं, धार्मिक विश्वास, शैक्षणिक स्तर आदि कारकों का भी प्रमुख योगदान रहता है। धार्मिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन केंद्र, पर्यटन के नगर आदि नगरों का विकास समाज की विभिन्न परंपराओं के आधार पर ही होता है। राजनीतिक कारक। तो राजनीति, सरकारी नीतियाँ जो होती हैं वे भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि सरकारी नीतियाँ किसी क्षेत्र के अंदर, किसी गांव विशेष में अधिक से अधिक विकास कर रही हैं तो धीरे धीरे वह जो क्षेत्र है वह ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इस तरीके से नगरों का विकास होता है। फिर आते हैं हमारे पास में नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप। प्रतिरूप उसी तरीके से कि नगरीय अधिवास यानी कि अगर नगरों के अंदर अधिकतर हमने देखा है कि जो सड़कें होती हैं वो सीधी होती हैं, तो इसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। वृत्ताकार नगर, जहाँ पे एक केंद्र होता है, किसी न किसी चीज़ को केंद्र मान करके जनसंख्या उसके आसपास में बैठना शुरू हो जाती है। जैसे वेटिकन सिटी है तो वह एक देश बन चुका है, तो वह उसका प्रतिरूप कैसा है? वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा। अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप। अब इसी तरीके से ये तारे का निर्माण भी हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से बस्तियाँ यहाँ पे बैठनी स्थापित हो जाएंगी, तो तारा प्रतिरूप बन गया। रेखीय प्रतिरूप का मतलब है किसी नदी के किनारे, किसी तट के किनारे
तटीय पंखा प्रतिरूप, तट पर पंखाकार के रूप में बैठना, मकड़ी जाल के रूप में नगरों का स्थित होना। तो ये चीज़ें आपने जो है नोट्स के अकॉर्डिंग आपने इसको रीड कर लेनी है। इसके अलावा स्थलीय स्थिति के आधार पर, स्थल या स्थिति के आधार पर नगरों के प्रकार, तो देखिए मैदानी नगर जैसे मॉस्को, बर्लिन, टेक्सास, ताशकंद, जयपुर, मेरठ, ये मैदानी नगर हैं। पर्वतपदीय नगर कौन से हैं? जैसे एटलांटा, चंडीगढ़, होशियारपुर, ये पर्वतपदीय यानी पर्वत के पैरों में नगर देखने को मिलेंगे। पठारी नगर कौन से हैं? बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, क्योटो है। नदी तटीय क्षेत्र कौन से हैं? नदी तटीय नगर कौन से हैं? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, हरिद्वार। झील तटीय में क्या आ गया? शिकागो और गैरी। शिकागो और गैरी जो है ये कौन से हैं भी? झील तटीय है। शिकागो और गैरी मिशिगन झील के किनारे है। डेट्रॉयट जो है वो ओंटेरियो नदी के किनारे पर है। विनीपेग जो है वो विनीपेग नदी के झील के किनारे, सॉरी ये सब के झीलों के किनारे पर है। बंदरगाह नगर कौन से हैं? मुंबई है, टोक्यो है, शंघाई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। ये सारे के सारे कौन से हैं? बंदरगाह पर स्थित नगर हैं। फिर आती है बारी कार्यात्मक प्रमुखता के आधार पर। कार्यात्मक प्रमुखता यानी कि औद्योगिक नगर के रूप में, जहाँ सिर्फ उद्योग देखने को मिलेंगे। बर्मिंघम है, शिकागो है, डेट्रॉयट, इसको जंग लगता शहर कहते हैं, शंघाई, टोक्यो, ओसाका, मुंबई और अहमदाबाद ये हो गए। व्यापारिक क्षेत्र जहाँ से सिर्फ व्यापार होता है तो न्यूयॉर्क है। विनीपेग जहाँ पे गेहूं का व्यापार होता है, लंदन, एम्स्टर्डम, हांगकांग, सिंगापुर और केप टाउन। परिवहन नगर कौन से हैं? जहाँ से कोई ना कोई परिवहन क्षेत्र देखने को मिलेगा। शिकागो, पेरिस, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कोलंबो, काहिरा और पर्थ। प्रशासनिक नगर जैसे वाशिंगटन डीसी, ये यूएसए की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। मॉस्को रूस की राजधानी है। इनको प्रशासनिक नगर कहा जाएगा। धार्मिक नगर कौन से हैं? जैसे मक्का मदीना है, यरूशलेम है, प्रयाग है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है। पर्यटन नगर कौन से होंगे? जैसे शिमला है, डलहौजी है, दार्जिलिंग है, मसूरी है और नैनीताल है। इन्हें पर्यटन नगर कहा जाता है। इस तरीके से नगरों के कार्यात्मक रूप में अलग अलग प्रकार होते हैं, जहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिखना अच्छे से। औद्योगिक नगर पहले इसमें लिखना कि वह क्षेत्र जहाँ पर, ऐसे नगर जहाँ पर सर्वाधिक उद्योग स्थापित होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक स्थापित होता है, किसी प्रकार का कोई कच्चा माल की प्राप्ति होती है तो या फिर वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग या फिर चीनी उद्योग इस तरीके से विकसित होते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे जैसे बर्मिंघम हो गया हमारे पास में, शिकागो हो गया, तो ये सारे नाम बाद में उसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में आपने डाल देने हैं। नगर विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ममफोर्ड के अनुसार, देखो उनकी किताब थी कल्चर ऑफ दी सिटीज़, ये ममफोर्ड की किताब है। और ग्रिफिथ टेलर ने अपनी किताब में दिया था ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये ज्योग्राफी में दिया इन्होंने। क्या क्या इसके दिए हैं, अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले होता है ईओपोलिस यानी कि एक नगर होता है, सॉरी नगर से छोटी कंडीशन होती है। पोलिस जो होता है ना, पोलिस ये एक नगर होता है यानी कि एक सिटी होती है, ठीक है, नगर हो गया। मेट्रोपोलिस का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे मेट्रो सिटियाँ वगैरह, मेट्रो सिटी जिसको अपन बोलते हैं, जयपुर वगैरह हो गए। मेगालोपोलिस कौन सी है अभी? जो उससे बड़ी क्षेत्र था हमारे पास, लगभग नगर से बड़ा वृहत नगर के बाद में महानगर आ जाएगा टायरेनोपोलिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्रोपोलिस जो कि सन नगर था, ठीक है। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं होती हैं नगरों की, विकास की अवस्थाएं होती हैं। और फिर सबसे बाद में क्या होती है? उसका विनाश हो जाता है नगर की समाप्ति हो जाती है। इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने एक बचपन के अनुसार से बताई है, एक अवस्था के अनुसार से बताई है। तो देखिए जरा, पूर्व शैशवावस्था जब नगर बहुत ही छोटा होता है, फिर उसके बाद में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर नगर की प्रौढ़ावस्था आती है, उत्तर प्रौढ़ावस्था आती है। और एक समय जब ऐसा आता है जब उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, जीर्णावस्था आ जाती है, जब उसकी समाप्ति की अवस्था आ जाती है। तो नगरों की भी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि जैसे डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट को जंग लगता शहर कहा जाता है। डेट्रॉयट, ठीक है, डेट्रॉयट को क्या कहते हैं? जंग लगता शहर कहा जाता है, जो कि यूएसए के अंदर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर पहले इसका विकास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना नगर है। तो अब ये अपनी वृद्धावस्था में आ चुका है, अब ये अपनी समाप्ति की कगार पर आ चुका है।
इस तरीके से ये हमारे पास में नगरीय अधिवास है। और आगे हम देख लेते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया। ये हमारे पास में यूनिट चली जाएगी 5वीं 5th यूनिट के अंदर हम देखेंगे नगरीकरण की प्रक्रिया को। क्या होती है नगरीकरण? तो देखिए जरा, नगर प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मानवीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं। नगर किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक विकास स्तर के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जिस देश में सबसे अधिक नगर होंगे वह देश विकसित देश माना जाएगा। इस वजह से ये उसके क्या है, राजनीतिक विकास स्तर के आधार स्तंभ इसलिए माने जाते हैं। अतः नगर किसी देश के विकसित तथा अविकसित होने का ज्ञान कराते हैं। सामान्यतया नगरीकरण से तात्पर्य नगरीय क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं जैसे जनसंख्या, व्यापार, अन्य क्रियाओं की वृद्धि से माना जाता है। नगरीकरण प्राथमिक व्यवसायों से धीरे धीरे या तीव्र गति से द्वितीय और तृतीय व्यवसायों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। नगरीकरण किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं को छोड़ करके जनसंख्या का धीरे धीरे द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में जुड़ना क्या कहलाता है? नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यही इसका अर्थ है। नगरीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है उसका। नगरीकरण की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसके कारण मानव की जीवन पद्धति ही बदल जाती है। नगरीकरण में क्या हो जाता है? मानव की जीवन पद्धति, रहन सहन जो है उसका वो बदल जाता है। आप देखते हैं गांवों में आपका रहन सहन कैसा होता है, नगर में पहुंचते ही आपका रहन सहन पूरा बदल जाता है, खान पान पूरा बदल जाता है, संस्कृति आपकी पूरी की पूरी बदल जाती है। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात कह दी कि गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जनसंख्या गांव से निकल करके नगर में जाएगी तो हम उसे नगरीकरण कहेंगे। नहीं, नगरीकरण का मतलब है अधिक से अधिक नगरों का निर्माण होना। तो वो कैसे हो सकता है? गांव की जो जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या है वह 75% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में जुड़ी होती है। किस में जुड़ी होती है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, इसीलिए हम उसको गांव कहते हैं। जैसे ही ये उल्टा हो जाता है कि वो प्राथमिक व्यवसाय से, यही 75% जनसंख्या प्राथमिक से को छोड़ करके यहीं रहते हुए द्वितीय और तृतीय सेक्टर में चली जाए तो समझ लो ये क्या बन गया? एक नगर बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? नगरीकरण कहेंगे। तो या तो वहाँ की जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर द्वितीय या तृतीय सेक्टर में संलग्न हो जाए तो हम उसे नगरीकरण की प्रक्रिया कहेंगे, और या फिर ये गाँव की जनसंख्या गाँव को छोड़ करके नगरों में चली जाएगी तो हम उसे नगरीकरण कहेंगे। अर्बनाइजेशन इज ए शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। ये मतलब कि इसका स्थानांतरण है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा था? नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वयं एक आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम होता है। कौन? नगरीकरण। ट्रेवार्था ने क्या कहा है? नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय, जिससे होकर राष्ट्र कृषि समाज से औद्योगिक समाज की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है ना? एक चक्रीय व्यवस्था है नगरीकरण कि ग्रामीण से निकल करके, कृषि से निकल करके औद्योगिक सेक्टर की ओर बढ़ना, ये क्या कहलाता है? नगरीकरण बढ़ता है किसी देश का, किसी क्षेत्र का। नगरीकरण की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए 3 अवस्थाएं यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहली है हमारे पास में प्राथमिक अवस्था। अब नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी प्राथमिक अवस्था कौन सी है? तो सबसे पहले अब नगरी में शिफ्ट होना है, गांव की जनसंख्या नगर में शिफ्ट होगी, तो पहले हम गांव किसको कहते हैं? गांव कहते हैं 75% जनसंख्या जब कृषि कार्य में लगी होती है तो हम उसे गांव कहते हैं। नगरीकरण की यह प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की गति बहुत कम होती है, अर्थात लगभग 25% से कम रहती है। अब जनसंख्या 25% से कम यदि वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में जुड़ती है तो वो नगरीकरण की सबसे प्राथमिक अवस्था कहलाएगी। प्राथमिक अवस्था यानी नगरीकरण की शुरुआत हो रही है।
नगरीकरण की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। जैसे क्योंकि कम से कम चलो 5%, 10% या 20% लोग द्वितीय और तृतीय सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब उस गांव में अब धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कौन सी अवस्था है वो नगरीकरण की, प्राथमिक अवस्था है। अधिकतर लोग परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में ही लगे होते हैं, परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं अधिकतर, यानी कि 75% अपनी परंपरागत क्रियाओं में लगे हुए हैं। बस कुछ एक लोग जो हैं धीरे धीरे किसी का सिलेक्शन हो गया है, सरकारी नौकरी लग चुकी है, प्रशासनिक कार्य में वो जाने लग चुका है, या किसी उद्योग में चला गया, या वो देशावर जाकर काम करने लग गया। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या जो है, पहले 1% एक व्यक्ति बाहर गया, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, ऐसे करते करते जो है नगरीकरण की प्रक्रिया जो है होती है वो शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जनसंख्या का कुछ भाग द्वितीय तृतीय व्यवसायों की ओर अग्रसर होते जाता है। प्रारंभिक अवस्था की नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में अविकसित देशों में पाई जाती है। ये जो प्राथमिक अवस्था है, ये प्राथमिक अवस्था आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, अविकसित देशों में। क्योंकि अविकसित देशों में जो गांवों के लोग हैं, अभी भी ऐसे बहुत से गांव देखने को आपको मिलेंगे जहां किसी भी एक व्यक्ति का गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिली है। भारत में आप अगर देखते हो किसी भी गांव में चले जाओ तो आपको एक ना एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। तो एक ना एक व्यक्ति का मिलना ये संकेत करता है कि यहाँ पर नगरीकरण शुरू हो चुका है। आई बात समझिए। तो प्राथमिक अवस्था आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये अवस्था आपको देखने को मिलती है अविकसित देशों में। दूसरी अवस्था आती है हमारे पास में तवरण अवस्था, जहाँ लगभग 30 से 35% तक लोग जो हैं वो द्वितीय सेक्टर की ओर एकदम से बढ़ रहे हैं। तो ये आपको अवस्था देखने को मिलेगी विकासशील देशों में। और तीसरी अवस्था आएगी हमारे पास में जिसमें आपको विकसित देशों में देखने को मिलेगा कि पूरा रेशो ही उल्टा हो चुका है। अब 75% लोग जो हैं वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में जुड़े हैं और ओनली 25% लोग ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमें क्या मिलेगा, रेशो मिलता है। इस अवस्था में नगरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र गति से पाई जाती है। यह द्वितीय अवस्था है जिसके अंतर्गत कम समय में ही तेजी से देश लगभग 30% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती है या द्वितीय और तृतीय व्यवसायों में संलग्न होने लगती है। आप देख पा रहे हैं जैसे माधोपुरा है, चरली है, बैंसवाड़ा है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से आहोर की ओर जो है सुबह आती है, काम करती है, शाम को वापस चली जाती है, सुबह आई शाम को वापस चलेगी। तो ये जो है हमारे पास में ना, ये कौन सी अवस्था है, द्वितीय अवस्था है उन गाँवों के विकास की। उन गाँवों में नगरों की प्रवृत्ति बन चुकी है। विभिन्न नगरीय औद्योगिक क्रियाओं जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, वाणिज्य, विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का तेजी से विकास होता है। इन विभिन्न सुविधाओं के कारण नगरीय जनसंख्या थोड़े समय में ही तीव्र गति से बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तेजी से नगरों की ओर पलायन करने लगते हैं। अतः यह नगरीय विकास की चरम अवस्था होती है जिसमें कुल जनसंख्या का 70% भाग नगरों में निवास करने लगता है। ये लाइन अपने पास में चरम अवस्था किस में आने वाली है, यहाँ देखते हैं। अंतिम यहाँ आएगी, देखिए जरा। अंतिम अवस्था में क्या हुआ, नगरीकरण की प्रवृत्ति की यह अंतिम अवस्था है जिसके अंतर्गत देश की कुल जनसंख्या की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या उद्योग और व्यापार में नगरीय क्रियाओं में संलग्न रहती है तथा नगरीय क्षेत्र में ही निवास करती है। यह अवस्था स्थिर अवस्था भी कहलाती है क्योंकि अब इसके बाद में जो स्पीड है नगरीकरण की वो कम हो जाती है। अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो दिलचस्पी कम लेते हैं। तो अब इसके बाद में 70% हुआ तो 71, 2 ऐसे चलेगा। जैसे शुरू में 1%, 2%, 3%, 4% था और जैसे ही 30% लोग नगरों में जाने लगे तो 30 से सीधा 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी तीव्र गति से। तो जो द्वितीय अवस्था होती है वो बहुत ही तेज गति से होती है, इसीलिए उसको त्वरण अवस्था कहा जाता है। प्राथमिक अवस्था स्लो होती है और अंतिम अवस्था भी कैसी होती है, स्लो होती है। तो क्योंकि इस अवस्था में नगरीकरण का स्तर लगभग स्थिर हो जाता है, बहुत ही मंद गति से वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था की नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही देखने को मिलेगी।
तो आपको प्राथमिक अवस्था कहाँ पे देखने को मिलेगी? अविकसित देशों में देखने को मिलेगी। और द्वितीय यानी कि त्वरण अवस्था आपको, त्वरण नगरीकरण की त्वरण अवस्था आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? विकासशील देशों में, विकासशील देशों में देखने को मिलेगी। और अंतिम अवस्था जो है वो आपको विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहां देश विकसित हो चुके हैं तो अब उनकी जो गति है, नगरीकरण की गति जो है वो कम हो चुकी है, रुक जी चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में नगरीकरण है। तो हमने देखिए जरा कि हमने 4th यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को देखा है, जिसमें ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास और उसके बाद में हमारे पास में क्या था? नगरों के प्रकार थे। ठीक है, नगरियों की सॉरी ये हमारे पास में 14वां क्वेश्चन है। ओके, हमने 11, 12 और 13 देखे हैं 4th यूनिट में। नेक्स्ट 5वीं यूनिट में हम देख रहे हैं 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। 17 क्वेश्चन हमारे पास में तैयार किए हुए हैं जिनको मैं यही बताने वाला हूं आपको। 14 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है, नगरीकरण के बारे में था। अब 15वां जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या महासमूह। कौन सा है भी? जनसंख्या महासमूह। इसको मैंने, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको 9वें और 10वें प्रश्न के साथ में ही बता दिया था। वहीं पर ही मैंने अमेरिकी जनसमूह, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह के बारे में आपको अध्ययन करवाया था। तो वहीं से आपने इसको कॉपी करना है। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नगरीय क्षेत्र की समस्याएं, नगरीय क्षेत्र की समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो इनको आप रीड कर सकते हैं। अभी हमने पीछे 13वें प्रश्न में पढ़ा था कि नगरीय क्षेत्र की एडवांटेज क्या है, नगरीय अधिवास की क्या क्या हमें लाभ है। उन लाभों को थोड़ा सा नेगेटिव कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि जनसंख्या, नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, जनसंख्या बहुत सघन पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है तो वातावरण अच्छा नहीं मिलता, तो पर्यावरण प्रदूषण की घटनाएं हमें नगरों में मिलती है देखने को, कूड़ा कचरे की समस्या देखने को मिलती है, बिजली की सप्लाई हमें बहुत कम मिलती है नगरों के अंदर, पानी की सुविधा बहुत कम मिलती है, चिकित्सा तो मिलता है खूब, शिक्षा तो खूब मिलती है, लेकिन उसके विपरीत क्या होता है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं जो नगरों के क्षेत्र में, नगरों के चारों ओर गंदी बस्तियों का विकास बहुत अधिक होता है, मलिन बस्तियों का विकास होता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत अधिक कूड़ा कचरा होने की वजह से वहाँ पे बहुत अधिक बीमारियाँ होती हैं। बीमारियाँ अधिक होने की वजह से शहरों के, नगरों के जो अस्पताल होते हैं वो हमेशा भरे रहते हैं, यानी कि वहाँ पर भी स्वच्छ वातावरण हमें देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 16 में लिखना है कि नगरीय क्षेत्र की समस्याएं। फिर आ जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा जाएगा कि मलिन बस्तियों की क्या समस्याएं हैं या मलिन बस्तियों का विकास कैसे होता है। तो ये भी आपको 16 के अंदर जो लिखा हुआ मैटर है उसी से ही पढ़ना है। 17वां क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, PDF में कंप्लीट तरीके से आपको मिल जाएंगी PDF। तो आगे हमें जैसे भी टाइम मिलेगा हम इसको अध्ययन भी कर लेंगे। तो फिलहाल हम मानव भूगोल से विदा लेते हैं यहाँ पे। तो मानव भूगोल की क्लासों के अंदर आपका बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती रही तो आप उसको लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, कोई समस्या आए तो पूछते रहें, और कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।